तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जहां हम एक और वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ये उन लोगों के लिए सबके लिए रेलिवेंट है जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का ABCXYZ कुछ भी समझना चाहते हैं। ये नोट्स बहुत ही प्रिसाइज है, 9 पेज के ये नोट्स है। और आपको मैं एक और बात बताना चाहूँ, इससे पहले मैं इंटरनेशनल लॉ की नोट्स की वीडियो डाल चुका हूँ जो कि मुश्किल से 4 पेज 5 पेज के नोट्स थे और जिसको पढ़ने में हमें मुश्किल से 1 घंटा 2 घंटा लगा था। और 100% वो वीडियो हमने एग्ज़ाम से पहले बनाई थी और मैं खुद देख के शौक था कि 100% वो नोट्स में से ही सारा पेपर कवर हो गया था। तो इसीलिए आप एक और वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो कि है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के लिए। चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में। तो मुश्किल से ये 47 टॉपिक्स है जो मैंने पिक किया है। और 47 टॉपिक्स ये किसी इसको इतना बड़ा समझना मत, क्योंकि मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में सपोज कीजिए कि मेरे को लगता है 6 टॉपिक्स अलग अलग डिस्कस करना ज़रूरी है, तो यहाँ पे 6 टॉपिक्स में मैंने कवर किया हुआ है। तो हो सकता है ये एक ही क्वेश्चन में आपको 2-3 टॉपिक से एक रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए लॉन्ग क्वेश्चन में। तो इसलिए मैंने 47 है और ऑलमोस्ट ये 9 पेज में कवर किया हुआ है नोट्स को। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बैकग्राउंड क्या है या क्या हिस्ट्री है, तो ये उसका सबसे पहले है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डेवलप हुआ 20th सेंचुरी में। ये क्लोजली कनेक्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से। ये एक ब्रांच है पब्लिक लॉ की, प्राइवेट लॉ की नहीं है। तो क्योंकि इसमें इंडिविजुअल का रिलेशनशिप कंट्रोल करने की बात होती है, इंटरफेयर करने की बात होती है, रिलेशनशिप विथ इंडिविजुअल विथ स्टेट लेवल लॉ, मतलब अपना जो आपका ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ होता है या दूसरे लॉज होते हैं उनके साथ। फिर ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस को गवर्न करता है, रेगुलेट करता है। एस सी पी रिलेशन में सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। अनकोडिफाइड लॉ है, इसको लिखा नहीं गया है। जज मेड लॉ मतलब जजमेंट, जो डिफरेंट जज ने जो इस डिसीजन के बारे में डिसीजंस लिए हैं उनके बेस पे ये लॉ बना है और ये इसको कहीं एक्ट में लिखा नहीं गया है और ये टाइम के साथ इवॉल्व होता आया है। ये हमने ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर लिया कि एक रिलेशनशिप मेंटेन करने की बात है, रेगुलेट करने की बात है विद इंडिविजुअल विद गवर्नमेंट का। क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी मतलब ये अपने जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी का काम क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का काम क्या होता है कि लोगों के साथ रिलेशन मेंटेन करने का गवर्नमेंट का। बट उसके साथ साथ ये जुडिशियल अथॉरिटी भी देखती है, मतलब अपने जजमेंट भी पास करती है और जजमेंट भी डिसाइड करती है, लोगों में डिस्प्यूट ख़त्म करती है, इसलिए इसको क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी का दर्जा भी दिया गया है। केसी डेविस ने बोला गया है कि पावर एंड प्रोसीजर ऑफ एडमिन एजेंसीज बोलता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इंक्लूडिंग स्पेशली लॉ गवर्निंग जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। तो सिंपल सी बात है कि केसी डेविस ने क्या बोला है कि आपका जो एडमिन लॉ है ये पावर और प्रोसीजर बताता है एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज़ की, जिसमें लॉ गवर्निंग जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन भी है। तो वही सिंपल सी बात, क्वासी जुडिशियल एक्शन भी इसमें इंक्लूड है और आपके पास पावर ऑन प्रोसीजर ऑफ एडमिन एजेंसी भी बताई गई है। तो ये बोलते हैं केसी डेविस। आते हैं सेकंड पॉइंट में, एडमिन एक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। जहाँ जहाँ पे मैंने एडमिन लिखा हुआ है उसको समझ जाना एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब है उसका। सो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन का मतलब क्या होता है, तो कहते हैं कि एक्शन विच आर कैरिड आउट अंडर द एडमिन लॉ, उसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, एक्शन विच आर कैरी आउट अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आर कॉल्ड एज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। लीगल एक्शन विच इज़ कंसर्न्ड विद द कंडक्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, इसको भी कह सकते हैं। दिस काइंड ऑफ एक्शन कैन कंपेल एन अथॉरिटी टू टेक ए सर्टेन एक्शन और इट डज़ नॉट डिसाइड ए राइट दो इट माइट अफेक्ट द राइट। तो ये कोई राइट नहीं बताता, बट हाँ ये राइट को इम्पैक्ट कर सकता है। और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को इग्नोर नहीं किया जा सकता एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स के बारे में। हम नीचे पढ़ेंगे कि नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल क्या है। तीसरा, मीनिंग ऑफ एडमिन लॉ। तो अभी हमने सबसे पहले एडमिन लॉ के थोड़ा बारे में समझा, फिर एडमिन एक्शन के बारे में समझा, फिर उसके हम पढ़ रहे हैं मीनिंग ऑफ एडमिन लॉ। तो एडमिन लॉ क्या है, देखिए पहले
हम समझते हैं कि 3 ऑर्गन ऑफ लॉ होते हैं। सबसे पहला होता है लेजिस्लेटिव, जो कि लॉ एनेक्ट करता है। दूसरा एग्जीक्यूटिव, जो लॉ को इम्प्लीमेंट करता है और इंश्योर करता है कि लोग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी एक टाइप की होती है। और तीसरा होता है जुडिशियल अथॉरिटी, जिसमें डिस्प्यूट रिजॉल्व किए जाते हैं, जिसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ट्राइब्यूनल्स आते हैं। तो सर आइवरी जेनिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट बंदा है ये। सर आइवरी जेनिंग ने कहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो तो हमारा है वो रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसमें लॉ ऑफ विच कंट्रोल्स एंड रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ एडमिन अथॉरिटी। सो इसको समझा जा सकता है लॉ विच डील विद एडमिन अथॉरिटी। तो सीधी बात, इन्होंने एडमिन लॉ को एडमिन अथॉरिटी से लिंक किया। तो पहले कह रहे हैं कि कंट्रोल एंड रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ एडमिन अथॉरिटी, और दूसरी बात में कहा है कि ये डील करता है एडमिन अथॉरिटी को ही। वेड भी सिमिलर लैंग्वेज बोलते हैं। वेड कहते हैं कि एडमिन लॉ इज दैट लॉ विच इज़ कंसर्न विद ऑपरेशन एंड कंट्रोल ऑफ पावर ऑफ एडमिन अथॉरिटी। तो ऑपरेशन कंट्रोल ऑफ पावर, तो पावर का ऑपरेशन और पावर का कंट्रोल एडमिन अथॉरिटी द्वारा, ये क्या बताता है? एडमिन लॉ बताता है। तो ये वेड ने ये डेफिनेशन दी। सो एडमिन लॉ का ऑब्जेक्ट क्या है? क्यों एडमिन लॉ एग्जिस्टेंस में आया? क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी? तो एडमिन लॉ को कहते हैं कि टू मेक चेक ओवर द एक्टिविटीज़ ऑफ एडमिन अथॉरिटी, कि एडमिन अथॉरिटी कहीं कहीं अपने पावर्स को एक्सीड तो नहीं कर रही, कहीं गलत फ़ायदा तो नहीं उठा रही, लोगों को हैरेस तो नहीं कर रही। इसलिए उनकी एक्टिविटीज़ पे चेक रखने के लिए एडमिन लॉ बनाया गया। दूसरा, रूल ऑफ लॉ इंश्योर करने के लिए, कि एक कानून का शासन होना चाहिए। लोग, ऐसा नहीं हो कि लोगों में किसी चीज़ का डर ही ना हो। कानून का डर होना चाहिए, कानून का शासन होना चाहिए। लोग लहजे से, तरीके से एक दूसरे से पेश हो, एक्ट करे, बिहेव करे। इसलिए एक रूल ऑफ लॉ होना ज़रूरी है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ऐसा बोलता है ऑब्जेक्ट, इसलिए इस एडमिनिस्ट्रेशन लॉ का आने का पर्पज़ था। तीसरा, आपको पता ही है कि हमारे कोर्ट्स की क्या हालत है। कोर्ट्स जिसको हम जुडिशियल ऑर्गन कहते हैं। जुडिशियल ऑर्गन में दो, आपको पता ही है कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव। इसमें सॉरी, जुडिशियल ऑर्गन नहीं है, ये आपकी है लेजिस्लेटिव ऑर्गन। तो आपको पता ही है लेजिस्लेटिव ऑर्गन की आज की क्या हालत है। छोटा से छोटा एक्ट बनाना होता है तो पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव का कितना बर्डन आ जाता है इन लोगों पे। इसलिए ये शेयर बर्डन करता है गवर्नमेंट के साथ। तो ये 3 ऑब्जेक्ट है एडमिन लॉ। सबसे पहला है कि चेक रखना एक्टिविटीज़ ऑफ एडमिन अथॉरिटीज़ के ऊपर। दूसरा, इंश्योर करना रूल ऑफ लॉ है। और तीसरा, बर्डन शेयर करना विथ ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, जैसे पार्लियामेंट हो गए, स्टेट लेजिस्लेटिव हो गई, ये सारी। अब स्कोप ऑफ एडमिन लॉ। स्कोप ऑफ एडमिन लॉ क्या है कि एडमिन लॉ की एप्लीकेबिलिटी कहाँ कहाँ है, स्कोप कहाँ तक है। तो सबसे पहले कहते हैं स्कोप ऑफ एडमिन लॉ, तो कहते हैं सबसे पहला परवेसिव लीगल डिसिप्लिन। मतलब जो एडमिन लॉ बोलता है, इसका बहुत ही वाइड स्प्रेड हमको दिखता है, इसलिए इसका स्कोप हर जगह हमको दिखता है। लॉ इंटरप्रेट करता है ये रियलिस्टिक सेंस में, मतलब ये किताबी लैंग्वेज नहीं करता है, जो एक्चुअल में प्रैक्टिकल वर्ल्ड में दिख रहा है। जो लॉयर इंटरप्रेट करता है उस सेंस में नहीं है, जो एक्चुअल में होना चाहिए, दिल से, दिमाग से, नेचुरली जो होता है उस वे से लॉ जो इम्प्लीमेंट होना चाहिए, उस बात पे फोकस करता है। एक ये पब्लिक लॉ की ब्रांच है, ये प्राइवेट लॉ नहीं है, तो इसलिए पब्लिक लॉ है, इसलिए इसका स्कोप पब्लिक में बढ़ जाता है। चौथा, ये पावर एंड फंक्शन ऑफ एडमिन अथॉरिटी में डील करता है, तो इसलिए जितनी भी अथॉरिटीज़ है उस पर ये स्कोप इसका लग जाएगा स्कोप। फॉर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, तो ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कहता है, क्योंकि ये कानून को इंटरप्रेट तोड़ मरोड़ के नहीं समझता। ये कहता है कि नेचुरली जैसे जस्टिस, मतलब हम किसी के साथ भेदभाव ना करें, जैसे लॉ होना चाहिए, लॉ का असल मतलब जो होना चाहिए उस तरीके से हम ये प्रिंसिपल लगाएंगे, लॉ को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का एक ये भी पर्पज़ है। तो नेचुरल जस्टिस को लैटिन मैक्सिम में कहा जाता है जस्ट नेचुरला, और जस्ट नेचुरल जस्टिस को कहा जाता है। इसके अंदर 2 प्रिंसिपल होते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। 6th है मेंटेन रूल ऑफ लॉ, वही कानून का शासन। तो कानून का शासन जहाँ जहाँ लगेगा वहाँ वहाँ पे एडमिन लॉ की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए इसका स्कोप वहाँ पे भी जाएगा। और 7वां पॉइंट, रेमेडीज अवेलेबल टू द पर्सन हुज राइट्स आर वायलेटेड।
सेक्शन आर्टिकल 32 और 226। तो आपको पता ही है कि फंडामेंटल राइट अगर किसी के वॉयलेट होते हैं तो वो आजकल कितनी पावर्स है उसके पास। आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, तो इस चीज़ को भी कवर करता है। तो यहाँ पे भी स्कोप इसका अप्लाई होता है। तो एडमिन लॉ का यहाँ पे आपको स्कोप दिखेगा। 6 में आते हैं नेचर ऑफ एडमिन लॉ, कि एडमिन लॉ का एक्चुअली नेचर क्या है भाई। अगर ये स्पेसिफिक, वैसे तो हम ऊपर कवर कर चुके हैं इस क्वेश्चन को, बट स्टिल अगर पेपर में आ जाता है तो डायरेक्ट आपके लिए एक स्पून फीडिंग करने के लिए कि यार जो है यही लिख देना। तो इसलिए 6 पॉइंट्स मैंने प्रिसाइज किए हुए हैं। पहला है ये अनकोडिफाइड लॉ, ये रिटर्न नहीं है, जैसे आईपीसी और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होते हैं वैसे ये रिटर्न नहीं है, ये अनरिटर्न है भाई। अनरिटन है, जज मेड लॉ है, जो जज ने डिसीजन बनाया उसके बेस पे ये लॉ बना है। ये इसको कहीं पे लिखा नहीं गया है, ये बोल के लोगों ने समझ लिया एडमिन लॉ ये ऐसे बना है। ये ब्रांच ऑफ पब्लिक लॉ है, प्राइवेट लॉ नहीं है, ये पब्लिक लॉ है। एक्टिविटीज़ ऑफ एडमिन अथॉरिटी को डील करता है, पावर एंड प्रोसीजर ऑफ एडमिन अथॉरिटी को डील करता है, साथ में ऑर्गेनाइजेशन भी जोड़ लेना, तो डील विथ ऑर्गेनाइजेशन एंड पावर ऑफ एडमिन अथॉरिटी। और छठा, जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले टॉपिक्स में। तो जुडिशियल रिव्यू, ये 6 फंक्शन नेचर ऑफ एडमिन लॉ है। ये मतलब जो नेचर अगर कोई पूछे तो एडमिन लॉ का ये नेचर है। सो अनकोडिफाइड है, जजमेंट लॉ है, ब्रांच ऑफ पब्लिक लॉ है, एडमिन अथॉरिटी की एक्टिविटीज़ को डील करता है, ऑर्गेनाइजेशन एंड पावर ऑफ एडमिन अथॉरिटी, और जुडिशियल रिव्यू को। सातवां, अब इसमें पूछा जाता है कि भाई ये एडमिन लॉ के ऐसा क्या था जो इतनी जल्दी ग्रो कर गया, इसका रीज़न क्या है। हमें रीज़न ही नहीं समझ आ रहा है इसके ग्रोथ होने का। तो इसलिए 8 पॉइंट हम बताते हैं कि भाई ये देखिए, ये 8 पॉइंट समझो तो आपको समझ आ जाएगा कि ये भाई एडमिन लॉ इतनी पॉपुलैरिटी क्यों गेन किया। सबसे पहले अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन मतलब कि भाई देखो, लोग गांव छोड़ के, गांव में सिंपल लाइफ होती थी, बाहर शहरों में कॉम्प्लिकेटेड लाइफ होती है, और जब कॉम्प्लिकेटेड लाइफ होती है तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी दिखती है, और ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी दिखती है तो वहाँ पे लॉ भी कॉम्प्लेक्स दिखते हैं, और लॉ की लड़ाइयाँ भी कॉम्प्लेक्स दिखती है। तो वहाँ पे एडमिन लॉ का होना वाजिब बात है, और वहाँ पे राइट्स वायलेट होना, ये सब चीज़ें भी वाजिब बात है। तो एडमिन लॉ सीन में आ जाता है। दूसरा, इनएफिशिएंसी ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी मतलब कि आज के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ट्रिब्यूनल, आपको पता ही है कि आज के टाइम पे केस लड़ना कितना ही टाइम कंज्यूमिंग है, कितना ही कॉस्टली प्रोसेस है, एडवोकेट के धक्के खाना, फिर तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो ये सब आपको पता है। तो इसलिए इनएफिशिएंट अपना जुडिशरी है, इसलिए एडमिन लॉ आएगा, वो फास्ट डिसीजन बनाएगा, कम पैसे में लगाएगा, इसलिए ये जल्दी ग्रो हो रहा है। तीसरा, इनएडिक्वेसी ऑफ लेजिस्लेटिव सिस्टम, प्रोसीजर एंड प्रोसेस। आपको पता है एक कानून लाने के लिए कितना स्ट्रगल होता है यहाँ पे इंडिया में। पहले उसको 2 हाउसेज से अप्रूव करवाओ, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट का एसेंट लो। तो ये सब चीज़ें एडमिन लॉ में ज़रूरत नहीं है। एडमिन लॉ में तो बस एक नोटिफिकेशन लाओ, उसको अप्लाई करो और ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश कर दो। तो यहाँ पे यही सिंपल सा रहता है, इसलिए ये बहुत ही बड़ा प्रोसेस बच जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि भाई हमारा लेजिस्लेटिव सिस्टम, प्रोसेस, प्रोसीजर इनएडिक्वेट है, इसलिए इसका ग्रो होना बनता है, एडमिन लॉ का ग्रो होना बनता है। स्कोप ऑफ एक्सपेरिमेंट, देखिए जी, टाइम के हिसाब से आपको पता ही होगा कि कोविड आया, कोविड के आने पे कई चीज़ें एक्सपेरिमेंट हुई। चलो ये टीका लगा दो, चलो ये कर दो, इतने दिन का लॉकडाउन कर दो। केजरीवाल जी, आपको पता ही है, ऑड इवन ले आओ, कभी कुछ ले आओ, कभी कुछ ले आओ, पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए 10 चीज़ें कर दो। तो ये सब जो एक्सपेरिमेंट का स्कोप है, ये आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ही देता है। अगर ये नॉर्मल लॉ होता तो भाई साहब केजरीवाल जी को पहले जाना होता स्टेट लेजिस्लेशन में, पहले इसको ड्राफ्ट बनवाते, फिर स्टेट लेजिस्लेशन में सब लोगों को बुलाते, फिर उसको पास करवाते, फिर उसके बाद साइन करवाते, और उसके बाद जाके वो लागू होता। तो सोचिए, तब तक तो आपका पोल्यूशन, लोग मर ही जाते। तो इसलिए इतना स्कोप एक्सपेरिमेंट का नॉर्मल लेजिस्लेटिव में नहीं है जितना स्कोप ऑफ एक्सपेरिमेंट अपने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में है। टेक्निकलिटीज़ बोलने का मतलब ये है कि देखिए जी, आपका जो नॉर्मल लॉ होता है वो भी टेक्निकल होते हैं, पर कई बार बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ हमको दिखती है जहाँ पे हमारे जो नॉर्मल लोग बनाते हैं। देखिए, लॉ, कानून कौन बनाता है वहाँ पे नॉर्मल लॉ में? वो बनाते हैं लोगों के रिप्रेजेंटेटिव। लोगों के रिप्रेजेंटेटिव भाई, आपको तो पता है कि 12वीं पास भी कहीं नहीं होते, कई ग्रेजुएट भी नहीं होते।
तो वो कहाँ से इतना टेक्निकल लॉ बना लेंगे भाई। तो इसलिए उन लोगों को छोड़ो। हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में आईएएस आए हुए हैं, साइंटिस्ट आए हुए हैं, ऐसे ऐसे लोग लगे हुए हैं, ये टेक्निकलिटीज़ हमारी समझेंगे और इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ सॉलिड बनेगा। तो इसलिए इस रीज़न से भी ये इतनी जल्दी ग्रो कर रहा है। 6 पॉइंट, चेंज इन द गवर्नमेंट फिलॉसफी। तो फिलॉसफी, गवर्नमेंट की पहले फिलॉसफी होती थी लेसर फियर की, कि भाई लोगों को फ्री कर दो, मिनिमम कंट्रोल रखो एंटरप्राइज पे, पहले ये फिलॉसफी होती थी। तो इसलिए लॉ उस हिसाब से बनता है। पर अब धीरे धीरे लोगों को गवर्नमेंट की फिलॉसफी चेंज हो रही है, वो सोशल वेलफेयर स्टेट की तरफ चल रहा है। सोशल वेलफेयर स्टेट मतलब कि सब बराबर के होने चाहिए, सब नेचुरल जस्टिस होनी चाहिए, ये सब चीज़ों में जा रहा है। राइट्स किसी के वॉयलेट नहीं होने चाहिए। तो अब पहले लोग कहते थे अरे जो करना है लोगों को करो, तब इतने गवर्नमेंट का इंटरवेंशन भी नहीं था। पर अब जैसे चीज़ें सोशल वेलफेयर स्टेट की तरफ जा रही है, वैसे वैसे कॉम्प्लिकेशन बढ़ रही है। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन लॉ का ग्रो होना वाजिब है। 7 पॉइंट, डिमांड बाय पीपल टू सेव गार्ड द राइट्स। वही बात, फंडामेंटल राइट आपके वायलेट हो गए, आपके प्रेजुडिशियल टू द राइट्स ऑफ द पीपल है, तो उस केस में लोग बंदा भागता है सीधा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में, बोलता है देखिए भाई साहब मेरे पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है और इस कॉन्स्टिट्यूशनल पावर को मैं एग्जीक्यूट करके अपना राइट के लिए लड़ रहा हूँ। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कहता है भाई हाँ हमने तुमको कहा है तो करो। और नीड ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, तो वही है, सोशल वेलफेयर से लिंक है कि जैसे लोग सोशल वेलफेयर से लिंक है, तो नेचुरल जस्टिस लोगों में कहा जाता है कि हाँ नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल अप्लाई होना चाहिए। और जब नेचुरल जस्टिस अप्लाई होना चाहिए तो ऑब्वियसली केस बढ़ेंगे, चीज़ें बढ़ेगी, तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का ग्रोथ होना बनता है। सोर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ कहाँ से ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आया है। तो इसका निमोनिक याद रखिए, डॉक्टर जोक्स। जोक्स का पिटारा आपने सुना होगा, तो वैसे ही डॉक्टर जोक्स। डी स्टैंड फॉर डेलीगेटेड लेजिस्लेचर, आर स्टैंड्स फॉर रिपोर्ट ऑफ कमेटी, जे स्टैंड्स फॉर जुडिशियल डिसीजन, ओ स्टैंड फॉर ऑर्डिनेंस, फिर उसके बाद ओ हो गया सी, सी स्टैंड्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, और एस स्टैंड फॉर अपना स्टैचूस। सो डी पहले समझते हैं, डेलीगेटेड लेजिस्लेचर। ये एक सोर्स है। क्या क्या कहा जाता है कि हम क्या करते हैं कि लेजिस्लेचर जो लॉ कानून बनाया जाता है, एक्ट बनाया जाता है, उसी में हम लिखते हैं कि देखिए जी गवर्नमेंट के पास भी कुछ, हम गवर्नमेंट को पावर दे रहे हैं, स्पेशल एजेंसी को, कमिटीज़ को, बोर्ड को, कमेटी को, किसी भी तरीके के संगठन को हम पावर दे रहे हैं कि ये आगे लॉ बना सकते हैं, रूल बना सकते हैं, प्रोसीजर रूल बना सकते हैं। तो ये एक सोर्स माना गया, क्योंकि हम कहते हैं भाई हाँ यहाँ से हमने एडमिन लॉ का सोर्स लेते हैं, क्योंकि एडमिन लॉ कहीं कहीं लॉ तो लिखा नहीं हुआ ना, तो इसके अलग अलग जगह से आपको उठाने पड़ेंगे रेफरेंस। तो आप कहाँ कहाँ से उठा सकते हो, ये सबसे पहले डेलीगेटेड लेजिस्लेचर की बात हुई। दूसरा, रिपोर्ट्स ऑफ कमेटी। तो सपोज कीजिए कमेटी आपने बिठाई किसी लेजिस्लेचर या किसी पार्लियामेंट के थ्रू, उस कमेटी ने कोई रिपोर्ट बनाई, उस रिपोर्ट का जो नेक्सस निकला उसके बेसिस पे लॉ बना दिया गया, तो ये रिपोर्ट्स ऑफ कमेटी भी एक सोर्स ऑफ लॉ है। तीसरा, जुडिशियल डिसीजन। ऑब्वियसली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ट्राइब्यूनल, इन सब ने अपने अपने डिसीजन दिए, डिसीजन बना के नेचुरल जस्टिस, ये अलग अलग प्रिंसिपल अप्लाई करते रहते हैं। और ऑब्वियसली इनका भी एक मेन मोटिव होता है कि नेचुरल जस्टिस रहे। तो नेचुरल जस्टिस जहाँ पे रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन लॉ का, वहाँ पे सीन आएगा ही आएगा। फोर्थ, ऑर्डिनेंस। तो कई बार क्या होता है कि लॉ जो पास होता है, लॉ नेचुरल वे में पास नहीं होता, क्योंकि दोबारा पार्लियामेंट बिठाओ, लोगों को बुलाओ, इतना करो, काम झाम करो, तो ये सब काम झाम नहीं हो सकते। जैसे सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि कोविड हुआ, कोविड में लॉकडाउन हो गया, बहुत जल्दी कोविड फैल रहा था, उस टाइम पे गवर्नमेंट को लगा कि हाँ रिलैक्सेशन के लिए कोई कानून आना चाहिए, तो वहाँ पे रिलैक्सेशन का कोई एक्ट नहीं था अपने पास। तो वहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट साहब ने एक ऑर्डिनेंस पास किया कि जिसके थ्रू उन्होंने कहा कि भाई ये मैं डिफरेंट जो जीएसटी की टाइमलाइन होगी, इनकम टैक्स की टाइमलाइन होगी, इन सबको मैं थोड़ा सा रिलैक्स करवा रहा हूँ, मतलब इनके ड्यू डेट्स में थोड़ा रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ऐसी चीज़ों में ऑर्डिनेंस पास किया जाता है, ऑर्डिनेंस पास किया जाता है, तो ये भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का सोर्स बन जाता है। और ये मैंने लिखा हुआ है ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब दो पार्लियामेंट सेशन में या स्टेट लेजिस्लेचर के सेशन में जो रिसेस बीच में होता है, उस पर हम ऑर्डिनेंस पास करके करवा सकते हैं। तो आर्टिकल 213 वो कहता है।
उसके कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्वियसली सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ लॉ ऑफ लैंड, लॉ ऑफ लैंड भी बोलते हैं इसको। तो आर्टिकल 13(3)(a तो ये बोलता है कि भाई हाँ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी एक पब्लिक लॉ ही है, तो इससे भी हमारे पास एडमिन लॉ का रेफरेंस मिलता है। और लास्ट स्टैचूज, तो डिफरेंट डिफरेंट लॉ है, लॉ मेकिंग अथॉरिटीज़ है, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव, तो इन दोनों को भी एडमिन लॉ का सोर्स बोला गया है। नाइन्थ नाइन्थ पॉइंट, ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव। ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव ये कुछ भी नहीं है, इसको फ्रेंच में इसको बोला गया है, जिसका इंडियन या इंग्लिश में मीनिंग है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ही। तो सिंपल सी बात है, अगर ये वर्ड बोल के एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेगा तो आपको वही सेम बात है जो अभी हमने डिस्कस किया एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की, आप लिख सकते हैं। बाकी छोटा सा मैंने यहाँ पे भी लिख दिया, बाई चांस आपको यूज़ करना हो ये कर सकते हैं। एक बार रिपीट कर लेते हैं इसी वीडियो में कि फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेटिव लीगल सिस्टम को हम ड्रॉइड एडमिनिस्ट्रेटिव कहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली फ्रेंच में ये लैंग्वेज बोली जाती है, तो फ्रेंच में इस लीगल सिस्टम, एडमिन के लीगल सिस्टम को हम ड्रॉइड एडमिनिस्ट्रेटिव कहते हैं। बॉडी ऑफ रूल जो डिटरमाइन करता है ऑर्गेनाइजेशन, पावर, ड्यूटी OPD ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रेगुलेट द रिलेशनशिप ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द सिटीजन ऑफ द कंट्री। हम पढ़ चुके हैं ये वाली बात। इसके बाद ड्रॉइड एडमिनिस्ट्रेटिव does not represent the rule and principle enacted by parliament। पता है हमें, क्योंकि ये एक सोर्स की तरह यूज़ होता है, ये रिटन में नहीं होता। whereas in case of India we see that the system in the representation of the rules and principle enacted by the parliament or legislature। तो आपको पता है कि इंडिया में एक्ट पास होता है, एक्ट की रेफरेंस से ये रूल्स और प्रिंसिपल्स निकाले जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये हमारे यहाँ पे एक सिस्टम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रूल्स और प्रिंसिपल एनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर, इसको हम कहते हैं ड्रॉइड एडमिनिस्ट्रेटिव। मतलब हमने यहाँ एडमिन लॉ का एक सोर्स यहाँ से आता है। बट हाँ वहाँ पे हम कह सकते हैं कि फ्रांस में रूल्स एंड प्रिंसिपल मतलब ये ड्रॉइड एडमिनिस्ट्रेटिव रिप्रेजेंट नहीं करता जो पार्लियामेंट से एनेक्ट होते हैं, पर इंडिया में करता है, रिप्रेजेंट करता है। अच्छा एक लास्ट लाइन है कि इट कंटेन्स द रूल्स डेवलप्ड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव कोड्स एंड विच रेगुलेट द रिलेशनशिप ऑफ पब्लिक सर्वेंट एंड सिटीजन, पब्लिक सर्वेंट एंड गवर्नमेंट एंड पब्लिक सर्वेंट विथ पब्लिक सर्वेंट। तो ये आपका 9 क्वेश्चन मतलब 9 पॉइंट्स आपके स्पेसिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में है, उनके सोर्स के बारे में, नेचर के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में, स्कोप के बारे में, आपको ड्रॉइड एडमिनिस्ट्रेटिव के बारे में बता दिया गया, इसका ग्रोथ क्यों हुआ ये भी बता दिया गया। तो ये 9 पॉइंट में ये कवर है एक्सक्लूसिवली। आगे हम पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ पावर और उसकी डिटेल के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।